आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में बताइए। एक पौधों में निम्न में से क्या एक चीज बीच में परिवर्तित हो जाती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओव्यूल यानी बीजांड। दोस्तों ध्यान रखें, आप लोग का जो फ्लावर होता है इसके बीच में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ओवेरी, और इस ओवेरी के अंदर ही होता है ओव्यूल। दोस्तों ये ही ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? बीज में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। रेटिनॉल इज मेनली रिलेटेड टू, रेटिनॉल किससे रिलेटेड है बताइए? चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का ही साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल। क्लियर? तो ये आप लोग ध्यान रखा करो, और विटामिन बी तो पूरा कॉम्प्लेक्स है, पूरा समूह है, सबके आप लोग जानते होंगे अलग अलग करके। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। तो जो केचुआ होता है वो कौन से फाइलम में आता है? तो आप लोगों को पता है अलग अलग फाइलम होते हैं आप लोग के एनिलिडा होता है, मोलस्का होता है, ऑर्थ्रोपोडा होता है। तो ये जो आप लोगों का केचुआ आता है कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? ये करता है दोस्तों एनिलिडा को, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोग ध्यान रखिए, ऑर्थ्रोपोडा और एनिलिडा में क्या डिफरेंस है? आप लोगों को कैसे पता पड़ेगा ये ऑर्थ्रोपोडा का, ये कौन से पता पड़ेगा एनिलिडा से? सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जो जंतु होते हैं, टोटल जो 8 लाख प्राणी है उसमें से 2/3 तो कौन से वाले फाइलम में आते हैं? ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑर्थो, यहाँ पर आप लोगों को वर्ड दिख रहा होगा ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब होता है दोस्तों जॉइंटेड, ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड, और पोडा का मतलब होता है पैर। तो जिनके पैर जुड़े होते हैं वो आपके आते हैं ऑर्थोपोडा में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कॉकरोच, कभी कॉकरोच उल्टा हो जाए तो आप लोग देखेंगे दोस्तों इसके जो पैर होते हैं ना, क्या हम लोगों के दोनों पैर जुड़े हुए हैं? क्या हमारे क्या दोनों पैर जुड़े हुए हैं? क्या तो हम ऑर्थोपोडा में नहीं आते? कॉकरोच को आप लोग उल्टा करोगे ना दोस्तों, इसके ये पूरा पैर और ये पूरा पैर क्या तो जुड़ा होता है, ये पैर और ये पैर पूरा क्या तो जुड़ा होता है। यही तो रीजन है, जब आप लोग इसको उल्टा कर दोगे वो कर नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका अलग मूवमेंट नहीं है, इसका अलग मूवमेंट नहीं, पूरा का पूरा जुड़े हुए हैं। तो आपके बटरफ्लाई हो गई आप लोगों के दोस्तों, केचुआ हो गया, ये केकड़ा हो गया, कॉकरोच हो गया, किसके अंदर आता है? ऑर्थोपोडा के अंदर आता है। जबकि केचुआ किस में आता है? एनिलिडा में आता है। अब ये एनिलिडा में कौन से आते हैं? तो दोस्तों अगर एनिलिडा की अगर हम लोग बात करें तो इनके बॉडी पर गोल गोल से छल्ले पाए जाते हैं, इनके छल्ले पाए जाते हैं गोल गोल से, आप लोग देख पा रहे हो। अगर हम लोग बात करें कहां पर पाया जाता है दोस्तों? नमी में पाया जाता है। इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? अर्थवर्म हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। तो केचुआ कौन से में होगा? एनिलिडा में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, केचुआ किससे सांस लेता है? आप लोग जानते हैं केचुआ किससे लेता है? स्किन से लेता है। तो यही पूछा गया था, स्किन रेस्पिरेशन किससे होता है? मतलब त्वचा से श्वसन कौन करता है? अर्थवर्म करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था पूरी लिस्ट बताई थी, अगर किसी को याद नहीं है तो फिर से आप लोग समझ लीजिए। हर जीव में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। जो हम लोग मैमल्स होते हैं वो हम लोग किससे रेस्पिरेशन करते हैं? किससे करते हैं? लंग्स से करते हैं। तो अगर मछलियों की बात करें तो ये करती है दोस्तों गिल से, गलफड़ों से। एम्फीबियंस जो होते हैं, फ्रॉग हो गया, मतलब जो जल पर और आप लोग की जमीन पे दोनों पे रह सकते हैं, ये आप लोगों के किससे करते हैं? ये भी मैं बताऊंगा। इसकी 3 स्टेट होती है। पहले आप लोग रेप्टाइल्स की ध्यान रखिए। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो आप लोग के लंग्स से और स्किन से आप लोगों के करते हैं। क्लियर? तो आप लोग का जो केचुआ है वो किस में आता है? रेप्टाइल्स में आता है, ध्यान रखेंगे। रेप्टाइल्स उसकी क्लास हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो आपका जो केचुआ होता है ये किससे करता है दोस्तों? स्किन से रेस्पिरेशन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछे मेंढक की, तो मेंढक की दोस्तों 3 अवस्था होती है। एक तो जब वो जन्म लेता है उसको बोलते हैं टैडपूल। जब ये जन्म लेता है तो किसके शेप का होता है? ये मछली के जैसा लगता है। तो ये किससे लेता है? गिल से लेता है, गलफड़ों से लेता है। जब हाइबरनेशन वाली आप लोग की होती है, हाइबरनेशन क्या होता है तो आप लोगों को पता है, बरसात के दिनों में मेंढक आप लोग के बाहर आते हैं और आप लोग के वैसे कहां पर रहते हैं? अंदर ही रहते हैं। तो इस प्रक्रिया, इस वाली फेज को होता है हाइबरनेशन। तो उस दौरान ये स्किन से लेता है। जब ये एडल्ट हो जाता है तो लंग से लेता है। क्लियर? अगर हम लोग बात करें पक्षी किससे लेते हैं तो पक्षी लंग से लेते हैं। मैमल्स भी कहां से लेते हैं? लंग से लेते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन सा कहां से लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताइए। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंटोमोलॉजी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोगों के कीटों का अध्ययन। ये क्या हो जाएगा? कीटों का अध्ययन हो जाएगा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों का अध्ययन। आपका हर्पिटोलॉजी क्या हो जाएगा दोस्तों? जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, रेप्टाइल्स के जो भी आप लोग के जीव आते हैं ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने, रेप्टाइल्स जो होते हैं और आप लोग के जो उभयचर होते हैं, एम्फिबियंस होते हैं, इनके जंतुओं का जो स्टडी कहलाती है वो क्या कहलाती है? हर्पिटोलॉजी कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। आलू के चिप्स के ऑक्सीडेशन के कारण बासी होने से रोकने के लिए, मतलब आलू की चिप्स खराब नहीं हो, तो जो चिप्स के लिफाफे होते हैं, जो भी मतलब जो पैकेट होते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? नाइट्रोजन भरी जाती है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, नाइट्रोजन गैस क्या करती है? ऑक्सीडेशन होने से रोकती है। क्या करती है? ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीकरण होने से रोकती है, जिससे वो आप लोग के सड़ते नहीं है। ऑक्सीकरण होने से रोकती है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे।
निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करिए। तो सबसे पहले समझते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो क्या आपको रासायनिक उर्वरक से प्राप्त होते हैं? ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड कौन से कहलाते हैं? दोस्तों जो आप लोगों को नेचुरली मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, आप लोगों को है ना एनिमल से मिलते हैं, वो आप लोग कहलाते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे आप लोगों का ऑर्गेनिक एसिड कौन सा हो जाएगा? जिनमें कार्बन पाया जाता है, ऐसे एसिड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे मान लीजिए मैलिक एसिड, क्या ये ऑर्गेनिक एसिड है? क्या बिल्कुल है, कार्बन पाया जा रहा है क्या? ऑक्जेलिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है क्या? दोस्तों ये सभी आप लोग किससे मिलते हैं? नेचुरली आप लोग को मिलते हैं। क्लियर है क्या? जैसे हम लोग बात करें आप लोग का टार्टरिक एसिड हो जाएगा, ये आप लोगों को मिलता है इमली में, आपका सिट्रिक एसिड नींबू में, फॉर्मिक एसिड लाल चींटी बिच्छू मच्छू के डंक में, एसिटिक अम्ल आप लोग को सिरके में। तो ये सभी के सभी जो है वो आपके ऑर्गेनिक एसिड है। जैसे आपका एसिटिक एसिड हो जाएगा CH3COOH, टार्टरिक एसिड क्या हो जाएगा C4H6O6। समझ रहे हो आपको, जो कि आपका इमली में पाया जाता है। तो ये आप लोगों को कोई केमिकल फर्टिलाइजर से नहीं मिलता, ये आप लोगों को नेचुरली मिलता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आप लोगों का गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। आपको सिट्रिक एसिड किसमें मिलेगा ज्यादा? अभी अभी मैंने बताया सिट्रिक एसिड जो होता है वो किसमें पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सिट्रिक एसिड की बात करें, नींबू में पाया जाता है, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड तो आपको बता ही है जिसको मेथेनॉइक अम्ल भी बोलते हैं, या आपके चींटी बिच्छू मच्छू मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, और एसिटिक एसिड आप लोगों को सिरके में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताएंगे। तो आप लोगों की दोस्तों जो मसल्स होती है उसमें ऐठन क्यों होती है, इसमें दर्द क्यों होता है? क्यों? आप लोगों के अगर लैक्टिक एसिड का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, अगर लैक्टिक एसिड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो आपकी मसल्स में पेन होने लगता है। ये लैक्टिक एसिड आता कहां से है? तो देखिए जो भी आप लोग भोजन लेते हो उससे क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। तो अब एनर्जी कैसे मिलेगी? जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन मतलब जब भी आप लोग रेस्पिरेशन करते हो दो ऑप्शन होता है आप लोग के पास में, या तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन आप लोगों का क्या होता है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एक होता है आप लोगों का एनएरोबिक। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होता है? जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। दोस्तों एनएरोबिक रेस्पिरेशन के कारण आप लोगों का क्या बनता है? आपका जो ग्लूकोज होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी की वजह से आप लोगों को मसल्स में पेन होता है। तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। दोस्तों बारूद में मुख्य रूप से क्या होता है? तो अगर बात करें गन पाउडर जो होता है, बारूद होता है, वो क्या होता है? मिक्सचर होता है। किन चीज का मिक्सचर होता है? उसमें पाया जाता है गंधक यानी सल्फर, एक आप लोग का हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, और कोयले का चूरा। तो आप लोगों से ये पूछा जा रहा है बारूद में मेनली क्या शामिल होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 आप लोग का शामिल होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने। मैंने आप लोगों को इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताया था कि दोस्तों जो अल्फ्रेड नोबेल थे इन्होंने क्या करा? डायनामाइट की खोज करी, जो कि काफी आप लोगों का एक एक्सप्लोजिव मटेरियल है ये। ठीक है, बहुत ही खतरनाक आप लोगों का मटेरियल है। तो जब इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी, इनको काफी क्या हुआ? पश्चाताप हुआ। तो इन्होंने क्या बोला कि जो भी अच्छे कार्य करेगा, जो भी अच्छे साइंटिफिक रिसर्च करेगा, उनको मेरी जो भी होगी उसका इंटरेस्ट एज अ इनाम में दिया जाएगा। और बाद में इसी जो इनाम को क्या नाम दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, तो ये किसके नाम पर रखा गया नोबेल प्राइज? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे रखा गया है। और इन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी, किसकी इन्वेंशन किया था? डायनामाइट की, है ना, जो कि काफी एक्सप्लोजिव मटेरियल है। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर। दोस्तों जो बिल्कुल प्लेन मिरर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? देखो उसको ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए कोई स्फेरिकल मिरर है, ये एक मिरर है आपका स्फेरिकल मिरर। मैं आप लोगों से पूछूं इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, वक्र त्रिज्या क्या होगी? तो दोस्तों जिस पैटर्न में घुमा हुआ है उसी को आप लोग क्या करिए? घुमाइए, उसी को आप लोग फॉलो करोगे तो एक सर्किल मिल जाएगा आप लोगों को। इसकी जो रेडियस होती है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गई बात को? लेकिन मैं आप लोगों को बोला कि बिल्कुल एक प्लेन मिरर है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? तो दोस्तों ये प्लेन मिरर आप लोगों को क्या होगा? जैसे आप लोग मुझे बताइए, खाली मैदान में आप लोग खड़े हैं, कोई बहुत बड़ा खाली मैदान, आप लोग कोई से भी स्टेट में हो, आप लोग चाहे राजस्थान में हो, चाहे आप लोग वेस्ट बंगाल में हो, उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, कोई बहुत बड़ा ग्राउंड आप लोगों ने देखा होगा। समझ लो बात को? आप लोग ये भी जानते हैं कि आप लोग को ग्राउंड देखने पे कैसा लगेगा? फ्लैट लगेगा, बिल्कुल फ्लैट लगेगा। लेकिन आप लोग जानते हैं दोस्तों अर्थ तो ऑलमोस्ट गोल है। तो ये तो आपको क्या ऐसे दिख रहा है क्या? अरे आप लोग जब दूर देखोगे आपको इतना सा दिखेगा। क्लियर? लेकिन वो रियल में क्या है? जो भी आप लोग देख पा रहे हो, रोड देख पा रहे हो, रियल में क्या हुई है? वो घूमी हुई है। तो वो क्या है? एक बहुत बड़े स्फीयर का भाग है क्या? इसकी रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर। सिमिलरली दोस्तों ये आप लोगों का एक बिल्कुल फ्लैट मिरर है, इसको भी मैं क्या एक बहुत बड़े गोले का पार्ट मान सकता हूँ क्या? तो बहुत बड़ा गोला होगा तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइएगा। स्पेलिंग सल्फर है, ऑर्गन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोएटोमिक, इनमें से एक परमाणु कौन सा है? तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्गन। बहुत जने देखते ही कूदे हाइड्रोजन पे, आप कूदोगे ऐसे, एग्जामिनर कूदेगा ऐसे। अरे समझो तो सही, एक परमाणु बोल रहा है कुछ भी हाइड्रोजन लगाया जा रहा हो। देखो मतलब क्या है, आप लोग का जो हाइड्रोजन होता है, क्या वो एक एटम मतलब एक अलग से एग्जिस्ट कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। हाइड्रोजन अपने पास वाले हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना लेता है? H2 बना लेता है। क्लियर है क्या? तो ये जो आपका हाइड्रोजन है, क्या ये मोनो एटॉमिक है? क्या इसमें क्या एक एटम है? क्या नहीं सर, ये आपके हाइड्रोजन के दो एटम है इसमें। तो ये आप लोगों का अकेले रह ही नहीं सकता, एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं ऑक्सीजन क्या अकेले रह सकता है? कि नहीं। नाइट्रोजन अकेले रह सकता है? कि नहीं। ये अपने पास वाले ऑक्सीजन से मिलकर O2 का निर्माण कर लेता है, N2 का निर्माण कर लेता है। लेकिन आप लोग का जो हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, ये अकेले रह सकते हैं? क्या बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से भरा होता है, इनको कोई काम करने की जरूरत नहीं होती, तो ये अकेले रह सकते हैं, इसलिए इनको नोबल गैस भी बोलते हैं। तो हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, सारे के सारे मोनो एटॉमिक होता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। बताइए कौन सी अक्रिय गैस है जिसको 5 में रखा गया है? तो देखिए सबसे पहले आता है आपका हीलियम, फिर नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जिनोन। 5वें नंबर पे आती है आपकी जिनोन। और अगर आप लोगों से कोई पूछे जिनोन का एटॉमिक नंबर क्या है? 54 है। अगर आप लोगों से पूछे स्ट्रेंजर गैस कौन सी होती है, तो इसी को हम लोग स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, अजनबी गैस बोलते हैं। कारण क्या है? क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं, मैंने सुबह वाली क्लास में बताया था, जो जिनोन वर्ड है एक लैटिन नेम होता है जिनोस, वहां से आप लोगों को लिया गया। जिनोस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंजर होता है। तो आप लोग देखिए जो जिनोन है कौन सी पीरियड में? 5वें पीरियड में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताइए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्त डैश और डैश में कोई उपधातु शामिल नहीं है, कोई भी मेटलॉइड नहीं है। तो वो कौन सा आप लोग का पीरियड हो जाएगा दोस्तों? पहले और 7वें में कोई भी नहीं है। देखो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेटलॉइड होते क्या है। आप लोग सभी जानते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो 118 है। इन 118 में से कुछ मेटल्स होगी, कुछ नॉन मेटल्स होगी, और जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करती है उसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड। तो यहाँ पर 118 में से 91 है दोस्तों आप लोगों के मेटल, 20 है आप लोगों के नॉन मेटल, और 7 है आप लोगों के मेटलॉइड। तो जोड़ के देख लीजिए, 91 प्लस 20 आपके कितने हो जाएंगे? 101, 111 और 7 118, टोटल 118 हो जाएंगे एलिमेंट, समझ रहे हो? अब 7 आप लोगों के मेटलॉइड्स हैं। तो मेटलॉइड्स कहां पर है? देखो ये बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, देख पा रहे हो आप लोग? तो यहाँ पर आप लोग देखो पहले पीरियड तो ये हो जाएगा भैया। देखो पहले पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम है, तो ये क्या मेटलॉइड है? कि नहीं है। तो एक तो पहले पीरियड में कोई मेटलॉइड नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, 5वें में है, छठे में और 7वें में नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 एंड 7। ठीक है, राइट आंसर आपको हो जाएगा 1 एंड 7। देखने में लग रहा होगा दोस्तों 6 एंड 7 या 5 एंड 6 होना चाहिए था। अगर 6 एंड 7 ऑप्शन होता तो आई एम श्योर सबसे ज्यादा बच्चे आंसर जो देते हैं वो 6 एंड 7 देते हैं। ठीक है, लेकिन राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 7। बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? अगर ऑप्शन में 6 और 7 आपको दिखता तो उस पर सबसे ज्यादा आंसर आता है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखने पर मेरे को लगता है पीरियड टेबल में नीचे वाले बच्चों के हमारा ध्यान जाता नहीं है कि पहले वाले में भी कोई मेटल नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चैट्स कर देते हैं बंद, बाद में खोलेंगे चैट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं? ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में मजा तो जब आता है जब 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता, पर आप लोगों से पूछा था इनमें से अम्लों के साथ में क्षारों के साथ में अभिक्रिया कौन करता है? अम्लों और क्षार दोनों के साथ में। क्या मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था क्या यूट्यूब पे, और मैंने आप लोगों को इसका आंसर भी बताया था? क्या था उसका आंसर? मैंने कल ये परसों में करवाया यूट्यूब पे, बताओ यार। एक तो आप है ना दोस्तों मिस वो मत करा करो। मैंने आज जो क्वेश्चन करवाया था वो तो ये था कि कौन सा ऐसा धातु है जो ठंडे पानी और गर्म पानी दोनों के साथ में अभिक्रिया नहीं करता। उसका आंसर था जिंक। यहाँ पर जिंक जिंक बोले जा रहे हो आप। देखो समझो, आप लोगों के ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारों दोनों के साथ में अभिक्रिया करते हैं उनको बोला जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड, और इंग्लिश में उनको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पहली बात समझ में आ गई क्या? बोलो यस करके बोलो। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ में अभिक्रिया करते हैं उनको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड। पहली बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल समझ में आ गई। तो ऐसे कौन कौन से मेटल के ऑक्साइड्स हैं जो कि आप लोगों के उभयधर्मी है, एम्फोटेरिक है? तो दो आप लोग एग्जांपल याद रखिए, एक तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, और एक आप लोग का हो जाएगा जिंक का ऑक्साइड। ये दोनों ही आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, यानी अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, क्षार के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। समझ में आ गया क्या? तो गलती आप लोग नहीं करिएगा। चलो चैट्स करते हैं बंद, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताओ, पहले इसका आंसर बताओ, फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। तो अमीबा कैसे प्रजनन करता है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं बडिंग, मुझे बताना दोस्तों बडिंग का मैंने एग्जांपल क्या बताया था कल, आज सुबह भी मैंने बताया था। दो एग्जांपल बताओ मुझे, दो एग्जांपल चाहिए, एक नहीं चाहिए। एक तो चाहिए हाइड्रा
और एक चाहिए यीस्ट। आप लोग मुझे बताइए ये रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल होता है या असेक्सुअल होता है? आप लोग बोलेंगे ये असेक्सुअल होता है। तो जैसे दोस्तों आप लोगों का बडिंग एक रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, सिमिलरली बाइनरी फिजन होता है। तो बाइनरी फिजन क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों सिंपली एक ऑर्गेनिज्म आप लोगों का ऐसे हो कि दो में कन्वर्ट हो जाता है, दो में कन्वर्ट हो जाता है और दो अलग आप लोगों के ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो मैंने क्या आप लोगों को बडिंग के दो एग्जांपल बताए थे क्या? इस फिजन के भी दो एग्जांपल बता दूं? बी क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बी भी आपका हो सकता है। ये ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए था। फिजन और बाइनरी फिजन बात एक ही, ऑलमोस्ट ना टूटना। तो बी वाले ऑप्शन को हटा दो, ठीक है, या फिर ए वाले को हटा दो, किसी को हटा दो। फिजन बोल लो, बाइनरी फिजन बोल लो, बात एक ही है। देखो फिजन बोल लो या बाइनरी फिजन बोल लो, बात एक ही, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि जो फिजन रिप्रोडक्शन होता है वो किसमें होता है, तो एक एग्जांपल तो आप लोगों को पता पड़ गया, अमीबा होता है। दूसरा एग्जांपल भी याद रखिए दोस्तों, प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम होता है ना, इसमें भी किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, इसमें भी आप लोग का फिजन होता है। आप लोग बोलेंगे कि ये क्या होता है प्लाज्मोडियम? कोई मुझे बता सकता है कि प्लाज्मोडियम क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम आप लोगों को पता है जिसकी वजह से आपको मलेरिया रोग होता है, ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो अमीबा में और प्लाज्मोडियम में किस प्रकार से आपका रिप्रोडक्शन होता है, फिजन रिप्रोडक्शन होता है, ध्यान रखेंगे। और आप लोगों का बडिंग किस में होता है, हाइड्रा में और यीस्ट में होता है। कल एक और करवाऊंगा मैं, फिर उसके एग्जांपल और बताऊंगा, सारे एक साथ नहीं बता सकता हूं ना, याद नहीं रहेंगे आप लोगों को, ठीक है। चलो करते हैं चैट्स बंद, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। इनमें से बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? तो देखिए आप लोगों को पता है आयनिक कंपाउंड होता क्या है, आयनिक यौगिक होता क्या है, जो आयनिक बॉन्ड से बने। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो बने हुए हैं, ये दोनों जो बंधे हुए हैं, किससे बंधे हुए हैं, आयनिक बॉन्ड से बंधे हुए हैं। अब आयनिक बॉन्ड होता क्या है, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। सर समझ में नहीं आया, आप लोग मुझे बताइए सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, ध्यान रखिए। तो ये आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होगा, पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 1, यहाँ पर कितना होगा 2, 8, 7। इसको क्या चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए, कैसे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, और इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कैसे क्या चाहिए, कैसे भी एक इलेक्ट्रॉन चल जाए। तो दोस्तों अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा तो इसका भी अष्टक हो जाएगा, इसका भी अष्टक हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जानकारी बन जाएगी, एक ने दिया एक ने लिया, तो जानकारी बन गई, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। तो ये वाला बॉन्ड कौन सा है, ये है आपका आयनिक बॉन्ड। तो दोस्तों जितने भी आयनिक बॉन्ड होते हैं ध्यान रखेंगे, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा उच्च होते हैं, मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। समझ में आ गया बात को? तो आप लोगों को बोला जा रहा है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। आप लोग मुझे कुछ बताओ, नमक को मेल्ट करना आसान है क्या? नहीं है ना, NaCl आपका नमक ही तो है, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होता है। तो ये कम नहीं होते, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये स्टेटमेंट आप लोगों को गलत दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहा जाता है? दोस्तों आपका जो मीथेन होता है ना, इसको मार्स गैस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसको मार्स एरिया से प्राप्त किया जाता है, दलदली वाला जो एरिया होता है ना। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आप लोगों का जो मार्स गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो दलदली वाला स्थान होता है ना, सड़ी हुई पेड़ पौधे होते हैं ना, इनसे ये प्राप्त किया जाता है, इसलिए हम लोग मीथेन गैस को मार्स गैस भी बोलते हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? तो ध्यान रखिए जो आपका कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है दोस्तों, वो अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और आप लोगों के अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, बताइए। पानी में घुलने पर निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देगा? बहुत जनों को लग रहा होगा यार इसके पास तो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा, 3 और 4 ही तो सबसे ज्यादा देगा। तो मैं करूंगा ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। अरे यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है। देखिए आप लोगों को पता है जो एसिड होता है वो जल पे घुलने पर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है। जो जल में घुलने पर ज्यादा हाइड्रोजन आयन का त्याग कर रहा है, मतलब आराम से आप लोगों का जैसे HCl है, तो ये आराम से H+ त्याग देता है और Cl- का निर्माण कर लेता है। तो जो आप लोगों के एसिड आसानी से हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल। और जो आप लोगों के हाइड्रोजन आयन कम त्याग करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल। तो आप लोग का जो CH3COOH है, ये एक आपका वीक एसिड है, जबकि HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये आप लोगों के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो ये तो ज्यादा आप लोग के हाइड्रोजन आयन त्याग करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखिए बोला क्या जा रहा है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19, ठीक है। इसकी द्रव्यमान संख्या दी हुई है 39, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी?
क्लियर? अब देखो बात को समझो, देखो ये आप लोग का पोटेशियम है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक आपको दिया हुआ है 19 और ये ऊपर जो नंबर लिखा होता है इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, ये दिया हुआ है 39। तो आप लोगों से न्यूट्रॉन की संख्या पूछी है दोस्तों, ये जो नीचे वाला नंबर होता है ये क्या बताता है? प्रोटॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन की संख्या हो गई 19। आप लोग जानते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन 19 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 19 होंगे। द्रव्यमान संख्या 39 है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 39 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 39 माइनस प्रोटॉन की संख्या 19, तो कितना हो जाएगा? 20। केवल और केवल 70% बच्चों ने आंसर दिया है, कितनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। आइए सुनो। चलिए, आई एम सॉरी, यहाँ पर आंसर जो दिया जा रहा है 32% के द्वारा दिया जा रहा है। देखो आइए इसको बहुत अच्छे से समझिए। देखो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक आप लोगों की कोई मैग्नेट है, समझ में आ गई बात को? इस मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है आप लोगों का नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, एक होता है साउथ पोल। दोस्तों इनसे क्या निकलती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, जो कहां से स्टार्ट होती है? नॉर्थ से जाती है और साउथ पे खत्म होती है। ठीक है, नॉर्थ से निकलती है साउथ पे जाती है। चलिए ठीक है सर, समझ में आ गया। आप लोग मुझे बताइए कि एक मैग्नेट मैंने यहाँ पर रखी, एक मैग्नेट मैंने यहाँ पर रखी, ध्यान से समझिए। ये मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। क्लियर? ये नोट कर लो इसको, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। तो ऑब्वियसली बात है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होगी? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगी। तो ये जो आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की जो डायरेक्शन है, यही क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो आप लोग मुझे बताइए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां पर है? यहाँ पर है। आपने क्या रख दिया दोस्तों? यहाँ पर एक रख दिया वायर, आपने वायर रख दिया और वायर में क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। तो आप लोगों ने अपना राइट हैंड रखा, ध्यान से समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर आप लोगों ने अपना राइट हैंड रखा, इसमें एक तो रखो दोस्तों थंब को और एक आप लोग इस वाली उंगली को। अगर इस वाली उंगली को आप लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें और जो बीच वाली उंगली है अगर इसको आप लोग करंट की डायरेक्शन में रखें और आप लोग का जो थंब होगा वो किसकी दिशा रिप्रेजेंट करेगी दोस्तों? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कहने का मतलब ये है जैसे मान लीजिए दो मैग्नेट थी, इसके बीच में आप लोगों ने कोई वायर ला दिया, अगर वायर में दोस्तों करंट फ्लो होगी तो वायर पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है। तो ये दिशा कैसे पता पड़ी? ऊपर की ओर लग रहा है। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, आप लोगों का राइट हैंड लेना है, इसमें केवल और केवल इन तीनों से आप लोगों को काम है। तीनों को क्या रख लो? एक दूसरे की दिशा के परपेंडिकुलर रख लो, मतलब ऐसे सजा लो। अब देखो मैंने ऐसे रखा तो ये उंगली ये इस उंगली के परपेंडिकुलर है, ठीक है। मुझे बताओ ये आप लोग की उंगली इस थंब के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। आप लोग बताओ ये और इसके परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। तो आप लोगों को बस ये करना है, जो ये वाली उंगली है आप लोगों को इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, इस वाली उंगली को आप लोगों को करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो जहां पर थंब होगा वो आप लोगों को फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। क्लियर? तो आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, इतना सा नियम है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता? वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब क्या? कुछ भी नहीं है वहां पर, एयर भी नहीं है। तो आप लोगों की ऐसी वेव्स जो वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर सकती उनको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, यानी आप लोगों का दोस्तों क्या बोलेंगे? यांत्रिक तरंगे। और ये मैकेनिकल वेव का एग्जांपल क्या है? साउंड है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप लोग के वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर सकते, इसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस, कुछ भी हो, कोई ना कोई इसको मीडियम चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, दोस्तों आप लोग जानते हैं जो इतने बड़े बड़े आप लोगों के शिप है वो पानी में आप लोगों के डूबते नहीं है, जबकि एक छोटी सी सुई होती है वो पानी में आप लोगों की डूब जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है बायंसी। ध्यान से देखो, आप लोगों का दोस्तों आर्किमिडीज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया? जब भी किसी लिक्विड में आप लोग कोई ऑब्जेक्ट को डालोगे तो उस पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायंसी फोर्स। ये बायंसी फोर्स जो होता है, उत्प्लावक बल होता है, ये किसके मान पे निर्भर करता है? कितना पानी उसने डिस्प्लेस करा। तो अगर पानी आपका ज्यादा डिस्प्लेस होगा तो ऊपर की ओर फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। ठीक है, और आप लोग के इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं बायंसी फोर्स। तो ये जो आप लोगों का सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल दिया, किसने दिया? आर्किमिडीज नाम के साइंटिस्ट ने दिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, दोस्तों आप लोग जानते हैं सभी वर्टिब्रेट्स को 5 क्लासों में डिवाइड किया गया है। आप लोग के कुछ फिशेज हैं, मतलब फिशेज बोल सकते हो, मत्स्य है, कोई एम्फीबियंस होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, कुछ आप लोग के मैमल्स होते हैं। तो आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा इनमें से मैमल नहीं है? तो ह्यूमन मैमल्स में आता है, रैट भी मैमल्स में आता है, बिल्ली भी आता है, सुअर भी आता है, आप लोगों के दोस्तों कुत्ते भी आते हैं, बैट भी आते हैं, चमगादड़ भी आता है। आप लोगों को जो छिपकली होती है ये किसमें आते हैं? रेप्टाइल में आते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेप्टाइल यानी सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताइए।
सबसे इंटेलिजेंट मैमल किसको माना जाता है? तो सबसे ज्यादा जो दिमाग माना जाता है दोस्तों सभी जंतुओं में डॉल्फिन और इंसान के पास होता है, हमारे पास होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉल्फिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग कराएंगे। तो पोलियो की वैक्सीन की डिस्कवरी किसने करी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा जोनास सॉल्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और पोलियो क्या है? आप लोगों की एक वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला आप लोग का रोग है, उसकी वैक्सीन की जो डिस्कवरी करी जोनास सॉल्व ने करी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है उसका निर्माण करता कौन है? किन्होंने इसका निर्माण करवाया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेकचंद ने। किसने? ऑप्शन नंबर ए, नेकचंद। तो राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का जो निर्माण करा था नेकचंद सैनी ने करवाया था। इनके लिए उनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित